हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे अपना सेकंड लेक्चर सरफेस केमिस्ट्री का। कल हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी कर आए थे। काफ़ी थोड़ी सी बड़ी वीडियो बन गई थी, ठीक है, क्योंकि आप देखिए एक्सप्लेनेशन है तो एक्सप्लेनेशन में टाइम लग जाता है, पता भी नहीं लगता भाई आपके पास कितना टाइम कंज्यूम हो गया कितना नहीं। न्यूमेरिकल तक तो फाउंडेशन थी, अब ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास ठीक है सर टाइम कितना लग रहा है। तो वीडियो को मतलब कहते हैं ना, ड्यूरेशन ना देखते हुए आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए कि कंसेप्ट क्या कह रहे हैं। तो उन कंसेप्ट को करते हुए अगर हम लोग चलेंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। थ्योरेटिकल पोर्शन है, क्वेश्चंस प्रॉपर वे में करते रहिए और क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी क्वेश्चन हो ना उसको हाथों हाथ लिखते रहना आपने, ठीक है, क्योंकि कॉपी में फेयर कॉपी में अदरवाइज क्या होगा, क्या काम बढ़ जाएगा आपके पास। और आई होप आपने केमिकल काइनेटिक्स के सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे, केमिकल काइनेटिक्स के, तो वो भी प्लीज़ मेरे पास सेंड कर दीजिए जितने भी क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कल हमने जो डिस्कस किया था वो आपके पास डिस्कशन चल रहा था कि सरफेस केमिस्ट्री के बारे में हमने एड्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था। हमने आपके पास एड्जॉर्बेट क्या थे, एड्जॉर्बेंट क्या थे, अकल्शन क्या था, ठीक है, इनके बारे में वहाँ पर स्टडी की थी। आज जो हमने कल जो वहाँ पर छोड़ा था वो हमने लास्ट में हमने टॉपिक लिया था कि भाई आपके पास जो एड्जॉर्प्शन है उसके हम लोग फैक्टर पढ़ रहे थे, फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। तो वहाँ पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे एड्जॉर्प्शन पे, तो हमने नेचर के बारे में पढ़ा, प्रेशर के बारे में पढ़ा, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, कई चीज़ों के बारे में वहाँ पर हमने स्टडी किया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्या डिस्कस करने वाले हैं? टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन, कि एड्जॉर्प्शन के टाइप कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। कि अगर सर आप एड्जॉर्प्शन के टाइप लिखते हो तो एड्जॉर्प्शन के कितने टाइप होंगे? जनरली एड्जॉर्प्शन के दो टाइप होते हैं। तो एक आपके पास कहा जाएगा फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है, एड्जॉर्प्शन, और एक आपके पास डिस्कस किया जाएगा केमिकल एड्जॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है। तो आप पहले डिस्कस करेंगे केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या है और फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या है। आप डिस्कस करेंगे पहले आपके पास फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या है और केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या है। तो अगर हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं सर फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं और केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो मेरे पास क्या आ रहा है, देखिए अब हमारे पास यहाँ जो डिस्कस करेंगे उनमें क्या है कि अपना फिजिकल का मतलब क्या हो गया, कोई फिजिकल चेंजेस की बात होंगी। फिजिकल चेंजेस का मतलब वहाँ पर जैसे आपके पास अगर हम लोग बात करें इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे या इसके हम लोग डिफरेंस की बात, जनरली तो यहाँ डिफरेंस आएंगे आपके पास 10-11 डिफरेंस होंगे, आपको 11 के 11 डिफरेंस करने हैं। हालांकि मैं एक डिक्टेट कर देता हूँ अभी कि कौन कौन से डिफरेंस किस किस तरह से पूछे हुए हैं। तो वहाँ अगर बात करोगे सर फिजिकल का मतलब क्या है, कि कहता है कि कोई ए भी रिएक्टेंट है, अगर आप लोग डेफिनेशन देते हो कि सर फोर्स ऑपरेटिंग एट दिस वीक वंडर वाल फोर्स, या आप कह सकते हो सर फिजिकल एड्जॉर्प्शन की अगर बात करते हो, व्हेन ए गैस इज हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड बाय द वंडर वाल, यानी कहता है कि कोई भी आपके पास यहाँ ए भी रिएक्टेंट होगा जो सीडी के अंदर प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा होगा। तो कहता है कि अगर हम लोग यहाँ सब्सटेंस की बात करें, किसी भी सब्सटेंस की, जैसे कहता है कि कोई सॉलिड सब्सटेंस ले लिया आपने यहाँ पे, लाइक यहाँ से कोई सॉलिड सब्सटेंस रख लिया, ठीक है, यहाँ कोई गैसेस मॉलिक्यूल्स उस पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं बाय किससे, तो बाय वीक वंडर वाल फोर्स। वीक वंडर वाल फोर्स आप पढ़ के आए थे ना इसके बारे में, वीक वंडर वाल फोर्स, बाय वीक वंडर वाल फोर्स, या कह सकते हैं वीक वंडर वाल फोर्स, या कह सकते हैं विच ऑफ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, मतलब कहते हैं ना आपके पास वी को विदाउट फॉर्मिंग एनी केमिकल बॉन्ड, यानी ये कह रहा है कि आप इसके और इसके बीच में इंटरेक्शन शो कर रहे हैं विद वीक वंडर वाल फोर्स या विद वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स विदाउट रिजल्टिंग एनी केमिकल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एड्जॉर्प्शन। याद रहेगा, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एड्जॉर्प्शन। अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है कि सर अगर हम लोग फिजिकल और केमिकल की बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि अगर आपके पास कोई भी, आप ले लो कोई भी सॉलिड फॉर्म था, उस पर कोई भी गैसेस पार्टिकल आपके पास अट्रैक्ट हो रहे थे, किसके थ्रू, बाय द वीक वंडरवाल फोर्स। अगर आप वीक वंडरवाल नहीं लिखना चाहते हैं तो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, फिर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स विदाउट रिजल्टिंग एनी केमिकल बॉन्ड, यानी फिजिकल जब आपके पास उनमें होगा, यानी फिजिकल इनकी अगर बात करते हैं कि ये इसके साथ अगर एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो उनके बीच में कोई आपके पास केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एड्जॉर्प्शन। अगर आप ऐसे कहते हो कि सर मेरे पास ए और बी का रिएक्शन था और किया आपके पास सीडी प्रोडक्ट बना दिया, तो दैट इज केमिकल चेंज। भाई आपके पास कोई गैसेस यानी कोई सॉलिड पार्टिकल या यहाँ पर कोई गैसेस मॉलिक्यूल्स आपके पास एब्जॉर्ब हुए
और इनके थ्रू कोई नया केमिकल बॉन्ड बन गया तो डेट इज केमिकल चेंज, इसको हम लोग नाम देंगे केमिकल एड्सॉर्प्शन का। बस समझ में आ गई। यहाँ भी आपके पास फोर्सेस की बात होगी, वहां भी फोर्सेस की बात होगी, कहीं वीक पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ विदाउट फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड, यहाँ विद फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड की कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड आपके पास बनेगा। तो दैट इज केमिकल एड्सॉर्प्शन एंड फिजिकल एड्सॉर्प्शन, याद रहेगा। तो पहली बात आप ऐसे भी टैली कर सकते हो सर, कैसे हमें कैसे पता लगेगा, जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं घरों में आपके पास सामान होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये बिस्कुट भुजिया वगैरह मम्मी छुपा छुपा के रख देती है, कई बार हमने देखा भी है, हम भी जब छोटे छोटे थे कभी ऑब्जर्व करते थे, तो वहाँ पर कभी देखना कि उसमें ना स्मेल हो जाती थी, खासकर बरसात के दिनों में। आपने भी देखा है कि बिस्तरों में इनमें सर्दियों में भी स्मेल हो जाती है, तो क्या करते हैं सबसे पहले इसको धूप में डालते हैं, गंदा फेंक तो नहीं देते, धूप में डालते हैं, धूप में डालते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, गैसेस मॉलिक्यूल छोड़ के उसको भाग जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई फिजिकल चेंज यानी उनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड बना ही नहीं था, तो दैट इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन। जबकि अगर आप बात करते हो केमिकल एड्सॉर्प्शन की, खाना बनाते हो तो कई बार होता है कि खाना हमारे पास अगर ज़्यादा टाइम रखा जाए तो खराब हो जाता है। भाई ऐसा तो नहीं खाना गर्म करके खा लेते हैं, खराब हो जाता है तो उसमें क्या होता है केमिकल चेंज, क्योंकि वो कुछ और नया प्रोडक्ट बना देता है, उसमें स्मेल आने लग जाती है, उसकी कोई और केमिकल रिएक्शन फॉर्म हो गई जो खाने लायक नहीं रही, दैट इज केमिकल चेंज। तो आपके पास की पूछा जाएगा सर फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल 10-11 डिफरेंस दे रखे हैं आपके पास बुक में, अलग अलग कंसेप्ट से अलग अलग डिफरेंस दे रखे हैं, किसी ने सरफेस एनर्जी के बारे में बात की है, किसी ने अलग अलग पॉइंट को टैली कर रखा है, उन पॉइंट को हम भी टैली करते हैं 5-7 पॉइंट को, और फिर आप देखते हैं कि भाई इसके बीच में डिफरेंस जो है वो आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यही डिफरेंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए आपके पास कौन कौन से डिफरेंस आते हैं। तो अगर सबसे पहले डिफरेंस की बात करें तो आता है कि नेचर ऑफ फोर्स, कि नेचर ऑफ फोर्स आपके पास यहाँ पर क्या होगा। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें कि सर नेचर ऑफ फोर्स, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है। अगर हम लोग नेचर ऑफ फोर्स की बात करें, नेचर ऑफ फोर्सेस, कि सर फोर्सेस की बात कर रहे हो तो यहाँ वीक वंडर वाल फोर्स कंटेन कर रहा है, जबकि यहाँ जब केमिकल बॉन्ड बन गया तो कोई ना कोई कोवलेंट बॉन्ड होगा या आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। भाई कोई ना कोई अगर केमिकल रिएक्शन हो गई तो बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, या तो कोवलेंट होगा या आयनिक होगा, इनके बीच में तो बॉन्ड बना नहीं, तो आपके पास नेचर ऑफ फोर्स का जो होगा डाटा होगा वो कैसा होगा, आपके पास वीक वंडर वाल फोर्स होगा। जबकि यहाँ पर अगर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमने जो फोर्स अप्लाई किया उसके बाद क्या हुआ, कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो गया, और केमिकल बॉन्ड फॉर्म हुआ तो उसका नेचर कैसा होगा, या तो कोवलेंट होगा या आयनिक होगा। बात समझ में आ गई। तो आपके पास ये रखेगा कि भाई हमारे पास अगर कोई पूछेगा सर सबसे पहले डिफरेंस, तो सबसे पहला डिफरेंस डेफिनेशन का हो गया, सेकंड डिफरेंस नेचर ऑफ फोर्स का हो गया, थर्ड डिफरेंस की अगर आप बात करते हो तो थर्ड डिफरेंस क्या होगा आपके पास, स्पेसिफिसिटी, यानी अगर आपके पास बात करते हैं तो ये आपके पास क्या होगा, ये नॉन स्पेसिफिक होगा, जबकि ये आपके पास क्या होगा, हाईली स्पेसिफिक होगा, या स्पेसिफिक इन नेचर होगा। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, कोई केमिकल बन पर्टिकुलर चीजें बन रही है, दैट इज स्पेसिफिक इन नेचर। यहाँ का मतलब हमें पता ही नहीं सर क्या बनेगा, क्योंकि बन रहा है बाद में आपके पास डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, तो दैट इज आप कहोगे सर आपके पास ये आपके पास क्या होगा, इन स्पेसिफिक इन नेचर, ये आपके पास क्या होगा, स्पेसिफिक इन नेचर। आगे चलते हैं कि प्रोसेस आपके पास रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है, तो आप देख रहे हो कि दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, कि अगर आपके पास यहाँ पर गैसेस मॉलिक्यूल्स थे, आपने टेम्परेचर दिया तो क्या हो गया, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस यानी रिवर्सिबल प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया। जबकि ये देख रहे हो तो एरर से ही पता लग रहा है सर आपके पास क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। बात समझ में आ गई। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इन्हीं को टैली करके आप लोग चलते हो कि सर आपके पास कि इनकी हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगी। तो फिजिकल अगर हम लोग बात करें फिजिकल एड्सॉर्प्शन की, या फिजियोसॉर्प्शन भी बोलते हैं इसको, इनकी अगर हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन की बात करोगे तो इसकी मिलेगी आपके पास 20 से 40 के आसपास, 20 से 40 किलो जूल पर मोल के आसपास। बात समझ में आ गई। जबकि इसकी मिलेगी आपके पास कितनी, 80 से 240 किलो जूल पर मोल के आसपास। क्लियर है, 80 से 240 किलो जूल पर मोल के आसपास। तो यहां आप लोग टैली कर सकते हो इनके बारे में, तो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर ये चीजें मेरी वहां पे पढ़ी हुई है। देखिए आगे, अगर ये बात हुई किसकी, कहता है कि आपके पास हम लोग बात करते हैं किसकी, केमिकल चेंजेस की, आपने बात की किसकी, आपके पास फिजिकल चेंजेस की, फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होगा और केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होगा। तो आपने यहाँ पर 2 पॉइंट डिस्कस किए। सबसे पहला तो फिजिकल और केमिकल में आपके पास मेजर डिफरेंस क्या था, तो डेफिनेशन का डिफरेंस क्रिएट कर दिया। सेकंड नेचर ऑफ फोर्स का डिफरेंस हो गया। थर्ड रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है, इसका डिफरेंस हो गया। फोर्थ आपके पास एनर्जी, हीट एब्जॉर्प्शन यानी हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, उसके एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हमने पढ़ा था ना। तो एब्जॉर्प्शन जनरली सबको पता था एक्सोथर्मिक है, कितनी एनर्जी, तो आपके पास 20 to 40, और ये कितना होगा 8 to 2, आपके पास 240 किलो जूल
पर मोल के सराउंडिंग होगा। तो ये डिफरेंस है, ये छोटे छोटे डिफरेंस है जो आपको टैली करने हैं, आपके पास क्लियर होगा कि हाँ सर ये डिफरेंस ही हमारे पास रोल प्ले कर सकते हैं। तो आपके पास सेकंड पॉइंट जो 6th पॉइंट है वो आता है आपके पास सरफेस एरिया। तो दोनों डिपेंड करते हैं सरफेस एरिया पे, यानी जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, सबको पता है एब्जॉर्बिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा सरफेस एरिया रिएक्शन आपकी उतना ज्यादा होगा। तो सरफेस एरिया दोनों डिपेंड करते हैं सरफेस एरिया पे, कि अगर आप फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हो और केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हो तो सरफेस एरिया दोनों रोल प्ले करेगा। कि सर सरफेस एरिया की अगर बात करोगे तो सरफेस एरिया क्या कहेगा, तो आप कह सकते हो सर इट इज डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा एब्जॉर्बिंग पावर। ऐसे ही नंबर ऑफ फ्री वैलेंसी की बात करोगे तो वहां भी आपके पास एड्सॉर्बेंट इंक्रीज होंगे तो इंक्रीज द सरफेस एरिया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करोगे तो आपको पता है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा एब्जॉर्बिंग पावर फिजिकल एड्सॉर्प्शन की उतनी कम होगी। यहाँ जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा तो केमिकल चेंजेस हैं, तो सिंपल सी बात है, इरिवर्सिबल तो है नहीं कि भाई अगर बात करें कि सर आपके पास सर रिवर्सिबल हो और उसमें चेंजेस आ जाए, तो टेम्परेचर का आपके पास मेजर इफेक्ट पड़ेगा, जिसमें आप लोग कह सकते हो कि सर आपके पास अगर टेम्परेचर का इफेक्ट दिखाना हो कि हाई टेम्परेचर फेवर करेगा केमिकल एड्सॉर्प्शन को, एंड इट अकर इवन अबाउ बॉइलिंग पॉइंट इज एड्सॉर्बेट। यानी अगर आप बात कर रहे हो कि वहां पर क्या है कि लो टेम्परेचर की अगर बात करें जनरल, तो आपको पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो अगर ज्यादा टेम्परेचर करेंगे, जैसे हमने बताया था भाई आपके पास गद्दों वगैरह में आपके पास गैसेस बन जाती है, तो उससे क्या होता है ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो वो आपके पास रिमूव हो जाती है। बट यहाँ पर्टिकुलर ऐसा केस नहीं है, अगर हाई टेम्परेचर पे करते हैं तो कुछ परसेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है, बाकी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपाउंड ही कुछ बन चुका है तो उसका नेचर बिल्कुल आपके पास पहले वाले से डिफरेंट हो चुका है। तो अगर आप ऐसे लेके चलते हो तो ऐसे आपके पास कई केसेस यहाँ आते हैं कि सर, और किसी की बात करें तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन की बात कर सकते हो कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन यहाँ पर क्या होगा, तो आपको पता है इसे इंस्टेंटेनियस, कि अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये इंस्टेंट चलेगा, और ये क्या हो सकता है स्लो भी और फास्ट भी हो सकता है। तो ऐसे आपके पास 10-11 डिफरेंस मिलेंगे जो आपको टैली करने हैं अलग अलग। आप इसमें से अगर मान लीजिए 3 मार्क्स का आता है तो 6 डिफरेंस आप सफिशिएंट है लिख सकते हो, ठीक है। तो फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन में आपको पता होना चाहिए सर कौन कौन से हम लोग डिफरेंस की बात कर रहे थे, किस डिफरेंस को हम लोग किस तरह से टैली करके चल रहे हैं। तो उन डिफरेंस को लिखने के लिए आपके पास क्या है, आपके पास बुक है, आप सारे के सारे डिफरेंस लिखोगे 11 के 11। फिर भी आपको लगता है कहीं आपके पास ये मेजर पॉइंट है, ये नहीं पता, ये हमारे को नहीं आता, तो वहाँ पढ़ने से भी आपको पता लग जाता है कि ये चीज़ें हम लोग जानते हैं, क्योंकि उसके लिए बेसिक नॉलेज आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात आपके पास क्या होगा, फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन में जितने भी आपके पास है कि भाई अगर प्रेशर की बात करोगे तो आपको पता है प्रेशर जितना ज्यादा होगा कि कहते हैं कि आपके पास फिजिकल एड्सॉर्प्शन की इंक्रीज विद इंक्रीज द प्रेशर, और अगर इसकी बात करें तो ये भी आपके पास इंक्रीज विद इंक्रीज द प्रेशर, यानी प्रेशर में दोनों टर्म्स आपके पास क्या होंगे, सिमिलर होंगे, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो। नेक्स्ट थिंग की बात करेंगे आपके पास, तो एक आपके पास कंसेप्ट आता है फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या ले रहा हूं मैं, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये कंसेप्ट है, इस पे हमारे पास 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है। आप इसको टैली करके चलोगे सर, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो किस तरह से इसको सॉल्व करना है, थ्योरेटिकल है। तो अगर मैं यहां लिखूं आपके पास फ्रेंडलिच, आपके पास फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, इसके यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन जरूर आता है, आपसे पूछा जाएगा कि सर ये फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होते हैं। तो उससे पहले हम लोग जिक्र करेंगे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में, कि एक्चुअल में आपके पास एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होते हैं, उसी के बारे में फिर हम लोग जिक्र करके आपके पास कहेंगे फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। तो पहले आप सुन लीजिए, थोड़ा सा आपको टेली हो जाए कि हाँ भी फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, या फ्रेंडलिच तो एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने एड्सॉर्प्शन थ्योरी को आगे बढ़ाई थी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, उसके बाद हम लोग किसमें आएंगे, फ्रेंडलिच के कंसेप्ट में आएंगे कि फ्रेंडलिच ने आपके पास क्या कहा था। देखिए अगर आप बात करते हो सर आपके पास एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की, तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है क्या, एक ग्राफ है, किसके बीच में, आपके पास कहता है कि आपके पास द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेट, यानी द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट, यानी x/m, और इनटू में किसके कहता है कि प्रेशर, जब आपके पास क्या हो कांस्टेंट टेम्परेचर हो। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई एड्सॉर्प्शन होता क्या है, या आपके पास एड्सॉर्प्शन के बीच का हम लोग जो कंसेप्ट बता रहे हैं ये है क्या एक्चुअल में,
तो आप कहोगे सर ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ना ग्राफ है किसके किसके बीच में, तो आप कहोगे सर प्रेशर और x/m के बीच में। x/m क्या है, द अमाउंट ऑफ गैस पर ग्राम ऑफ, आपके पास या कह सकते हो द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट, या कह रहा हूँ क्या कह रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ, यहाँ लिख सकते हो आपके पास सर आपके पास क्या है, द अमाउंट ऑफ गैस पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट याद रहेगा। तो ये आपके पास क्या होगा x/m, तो इसके और इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा उसको हम लोग क्या नाम देते हैं आपके पास, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का। तो पहली बात आपसे पूछा जाएगा, ये देखो ऐसे आता है, व्हाट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एंड ड्राइव द फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, कि भाई आपके पास एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होते हैं। तो हमने कहा कि सर आपके पास एक ग्राफ है किसके बीच का, कहता है कि आपके पास x/m क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट और वर्सेस प्रेशर, कब, तो यहाँ लिखोगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि जहां टेम्परेचर को हम लोग क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे बिल्कुल। बस समझ में आ गई। तो किसी ने अगर आपसे ये पूछ लिया कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, तो आपको बताना सर ग्राफ बिटवीन द प्रेशर वर्सेस x/m, दैट इज ठीक है। x/m क्या है कि अमाउंट ऑफ गैस पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट, सॉरी अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है। ये हो गया आपके पास प्रेशर का। अब यहाँ जो जिक्र होता है वो किसका है, भाई फ्रेंडलिच ने ऐसा क्या कहा, तो फ्रेंडलिच ने क्या कहा कि उसने डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे उसकी एब्जॉर्बिंग पावर को कैलकुलेट करवा लिया, कि भाई अगर आप किसी को भी हम लोग बात करते हैं कि भाई अगर फ्रेंडलिच की अगर कंसेप्ट की बात करते हैं, देखिए यहीं से दिखा देते हैं आपके पास कि फ्रेंडलिच ने रिलेशनशिप क्रिएट किया था आपके पास अमाउंट ऑफ गैस और पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट के ऊपर। तो इसको अगर मैं ग्राफ दिखाऊं तो उसने इस तरह से ग्राफ बनाया था आपके पास, यहाँ से अगर दिखाएं कि भाई इनिशियली अगर आप प्रेशर लेते हो तो अमाउंट ऑफ, यानी जब जहाँ प्रेशर कम है तो एब्जॉर्बिंग पावर भी आपके पास क्या होगी, कम होगी, पर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो एब्जॉर्बिंग पावर भी आपके पास क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो अलग अलग प्रेशर पे इन्होंने अलग अलग करके इस तरह से इसको टैली कर दिया था। तो यहाँ वाला जो टर्म था ये आपके पास 0 ले लिया। ये जो x/m है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके पास किस पे, एट ए लो प्रेशर, एट ए लो प्रेशर, कि अगर मेरे पास प्रेशर क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो जो x/m है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो इसने कहा भाई p के होगा। समझ में आ गया। लो प्रेशर पे यहाँ पर आप दिखा सकते हो कि जो आपके पास x/m आ रहा है, ये x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। यहाँ आपके पास आके ये क्या हो गया, आपके पास इस तरह से कांस्टेंट जा रहा है। तो यहाँ पर आपके पास क्या दिखा सकते हो सर, ये वाला जो टर्म है ये मेरे पास क्या होगा, एक सैचुरेशन प्रेशर क्रिएट करेगा, PS, किसको बोलेंगे इसको, सैचुरेशन प्रेशर। याद रहेगा कि सैचुरेशन प्रेशर आपके पास क्या होगा, देयर इज PS। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये 0 हो गया, ये क्या कर देंगे 1 कर देंगे मैक्सिमम। तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻1। तो आपके पास पता है कि भाई 0 से 1 के बीच में कोई भी संख्या हमारे पास क्या हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकती है। तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻1/n। ये डिफाइन करने के लिए इन्होंने फ्रेंडलिच को कंसेप्ट दिया था कि भाई फ्रेंडलिच ने कहा था कि भैया जो आपके पास अमाउंट ऑफ गैस पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रेशर के, कि जितना ज्यादा आप प्रेशर बढ़ाओगे तो उसकी अब्जॉर्बिंग पावर उतनी बढ़नी चाहिए। ऐसा हम लोग पढ़ के भी आ चुके हैं, हमें तो सिर्फ ग्राफिकल क्या है, मैथमेटिकल इसको शो करना है कि एट ए लो प्रेशर हमने क्या लिया, तो लो प्रेशर बता दिया। मॉडरेट प्रेशर की बात करोगे सर, अगर मैं मॉडरेट प्रेशर की बात करूं तो आपको पता है कि x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻1/n। अगर हाई प्रेशर की बात कर रहे हो, कि हाई प्रेशर की बात करो तो आपके पास x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻1 था। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इस इक्वेशन को चाहिए जो ये हमारे पास मॉडरेट प्रेशर वाली है, यानी x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻1/n। क्या लिख सकते हो, x/m k इंटू में p⁻1/n। अब इसको क्या करना है, इसी चीज को हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं। क्या मॉडिफाई करने के लिए सबसे इजी मेथड है टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ऑन बोथ साइड। क्या अगर आप log ले लेते हो दोनों साइड तो क्या होगा, log x/m ये हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू log k और प्लस 1/n log p। याद रहेगा, बताइए। तो ये मॉडिफिकेशन होगा जनरल, जिसको हम लोगों ने रिलेशनशिप किया था। ये रिलेशनशिप आपके पास क्या कहलाएगा, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म या फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म रिलेशनशिप। आइसोथर्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट था,
यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, ये रिलेशन हम लोग यूज करेंगे बाय न्यूमेरिकल, या आप लोग कहीं भी कर सकते हो, हालांकि न्यूमेरिकल का इतना यूज नहीं होता, सिंपल मॉडिफिकेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो मॉडिफिकेशन का डाटा आपके पास क्लियर होना चाहिए कि सर आपके पास क्या कह रहा है। अगर यहाँ पर क्या कर ले, इसकी जो स्लोप ले ले या इंटरसेप्ट ले ले कि इसका स्लोप क्या बनेगा, तो आपको पता है कि इसका स्लोप क्या बनेगा, आपके पास स्लोप कितना होगा आपके पास 1/n, क्योंकि आपके पास फार्मूला फॉलो कर रहा है y इक्वल टू mx प्लस c को, ठीक है, कि भाई इक्वेशन स्ट्रेट लाइन जा रही है तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, तो इंटरसेप्ट आप बता सकते हो कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज log k, ठीक है। ये ग्राफ आपके पास किसके बीच में था, वही log p वर्सेस आपके पास क्या हो जाएगा log x/m। तो अगर आपसे कोई 3 नंबर में पूछ लेता है क्वेश्चन को, फिर आप ध्यान दीजिए, देखिए अगर आपसे कोई 3 नंबर में पूछ लेता है सर आपके पास एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था, तो पहला डेफिनेशन बनाओगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की, सर ग्राफ है बिटवीन किसके बीच में, x/m और वर्सेस प्रेशर के बीच में, बना दिया ग्राफ छोटा सा बना के उसको दिखा दोगे, एक अंडरलाइन करके क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लोगे। फिर दिखाओगे अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, तो फ्रेंडलिच के अकॉर्डिंग क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट x/m और वर्सेस प्रेशर के बीच में ग्राफ था, तो वो ग्राफ क्या था, वेरिएबल था, तो एट ए आपके पास इनिशियल यानी 0 प्रेशर पे क्या था, हाई प्रेशर पे क्या था, और मॉडरेट पे क्या था, तो मॉडरेट का मॉडिफिकेशन आपको टैली करके चलना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, उसका ग्राफ टैली करना है ताकि वो लिमिटेशन में आपके पास काउंट हो जाए। तो ये 3 नंबर के टर्म्स हैं जो हमसे पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे जाएंगे। व्हाट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है आपने बता दिया, फिर पूछेगा क्या कि फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या कहता है, तो आपने बता दिया फ्रेंडलिच। फ्रेंडलिच ने कुछ नहीं कहा, वही बातें कही जो हम लोग पहले पढ़ के आए हैं, अभी हमने फिजिकल केमिकल एडजॉर्प्शन डिस्कस किया, तो हमने यही तो बताया वहां पे कि भाई जितना प्रेशर बढ़ाओगे उसकी एब्जॉर्बिंग पावर उतनी बढ़ती जाती है, पर हमने कहा कि एक बार में जाके वो क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है उसके पोर भर जाएंगे, पोर भर जाएंगे तो और पार्टिकल एब्जॉर्ब होने की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आ गया, फ्रेंडलिच आ गया, तो नाम हो गया फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या लेना है सर आपके पास, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफ बता देना है, डेफिनेशन लिख देनी है, फ्रेंडलिच ने क्या कहा था उसके बारे में मेंशन करके टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड क्लियरिफाई कर देना है। तो वेरीफाई करने के बाद आप क्या करते हो, एक ग्राफ प्लॉट करते हो जो आपके पास किसके बीच में था, y इक्वल टू mx प्लस c, इनके बीच में था, तो यहां से आप लोग टैली कर सकते हो। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि सर हमारे पास ग्राफ नहीं है, इंटरसेप्ट नहीं है, या आपके पास स्लोप नहीं है, हमारे पास सारी चीजें है, ये 3 नंबर में आ जाता है, इसको बता सकते हो तुम। बस समझ में आ गई। तो अगर आप इसको टैली करके चलते हो तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, फिर आप इसको अगर आप ढंग से टैली करो, सर अगर मैं इसको इसी को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ले लूं, देखिए अगर यही चीज इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन हो तो x/m के c⁻1/n हो जाएगा, राइट। अगर इन टर्म्स ऑफ क्या हो, ये तो प्रेशर के टर्म्स में है, अगर ये कंसंट्रेशन के टर्म्स में हो तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log x/m क्या लिखोगे, log k प्लस कितना लिखोगे 1/n log c। ये किस में है, ये इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन है, किस में है, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, याद रहेगा। तो दोनों इक्वेशन याद रख के चलनी है, अगर प्रेशर के टर्म्स में कह रहा है तो क्या कह रहा है, कंसंट्रेशन के टर्म्स में कह रहा है तो क्या कह रहा है। तो C यहाँ जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन को, P यहाँ जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको कर रहा है, प्रेशर को। तो ये 2 टर्म्स है जो आपको याद रखनी है, मैं आपसे लिखवा के भी देखूंगा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए क्या कि फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, दूसरा आपको पता होना चाहिए एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, फिर पता होना चाहिए फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था। उसके मॉडरेट प्रेशर यानी आपके पास कांस्टेंट है, आपके सॉरी जो इनिशियल प्रेशर है, लो प्रेशर है, मॉडरेट प्रेशर है, हाई प्रेशर है, क्या क्या रिजल्ट थे, मॉडिफिकेशन क्या था, उनके बीच का ग्राफ क्या था, अगर उसी चीज को कंसंट्रेशन के टर्म्स में ले रहे थे तो कौन कौन से इफेक्ट वहां पर पड़ रहे थे, यानी फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, तो आपको पता होना चाहिए नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे, यानी सॉरी नेचर ऑफ एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर आपके पास जितना ज्यादा होगा एब्जॉर्बिंग पावर उतनी कम होगी, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एब्जॉर्बिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, ये सारे फैक्टर हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो जब बुक से आप टैली करते हो तो लाइन टू लाइन एक एक चीज आपको यहाँ से नोट करनी है, कोई भी ऐसी चीज ना हो जो आपको नहीं पता हो, ठीक है। पहली बात तो आपको मैंने बता दिया, फिजिकल केमिकल एडजॉर्प्शन डिफरेंस पूछेगा, वो आप 10 के 10 डिफरेंस लिखोगे, जैसे जैसे आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो साथ के साथ टैली करते जाना ताकि आपके पास लिखने में दिक्कत ना हो। फिर आप आगे चलते हो, हालांकि मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा आज, हालांकि आगे चलते हो तो आपके पास जितने क्वेश्चंस आप लोग टैली कर रहे हो उन चीजों को आगे बढ़ा के चलना, समझ में आ गया। तो आगे अगर चलते हैं तो इसमें आगे आपके पास कुछ नहीं आता, एक छोटा सा टर्म और आता है, यहां मैं डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। एक आपसे पूछेगा आइसोबार क्या होता है,
क्या बोल रहा हूं मैं, आइसोबार, एडजॉर्प्शन आइसोबार, एडजॉर्प्शन आइसोबार। देखिए अब यहाँ किसका कंसेप्ट आ गया, आइसोबार। पहले किसका आ रहा था, आइसोथर्म्स। तो ग्राफ बिटवीन किसके बीच में हो गया, तो अगर तुम कहते हो कि ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर वर्सेस एक्स बाय एम, टेम्परेचर वर्सेस एक्स बाय एम, तो ये जो ग्राफ होगा ये क्या होगा, एडजॉर्प्शन आइसोबार को रिप्रेजेंट करेगा। एट ए कांस्टेंट प्रेशर, क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर, यानी आप लोग किसकी टर्म्स में ले रहे हो, एट ए कांस्टेंट प्रेशर की टर्म्स में। तो आपके पास ग्राफ कैसा होगा, हमें क्या पता लगेगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन है केमिकल, कुछ नहीं, सिंपल ग्राफ बनेगा आपके पास, आप दिखा भी सकते हो। ये ग्राफ होगा, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन को डिफाइन करेगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन। अगर ये ऐसे ग्राफ आ जाए यूं, तो ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, केमिकल एडजॉर्प्शन। भाई कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड तो बना होगा, तो कहीं ना कहीं तो वही करेगा। बात समझ में आ गई। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, एब्जॉर्बिंग पावर क्या होगी आपके पास, डिक्रीज होगी। यहाँ होगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो केमिकल बॉन्ड बनेगा। तो दैट दिस ग्राफ इज नॉन एज द केमिकल एडजॉर्प्शन, दिस इज नॉन एज आपके पास फिजिकल एडजॉर्प्शन। तीन चीजें बताइए, फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, डिफरेंस क्या है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को कैसे टैली करते हैं, तीसरी बात एडजॉर्प्शन आइसोबार क्या है। बस ये आपका काम है, छोटा सा लेक्चर है, आप इन 3-4 चीजों को डिस्कस करोगे। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि आगे आपके पास क्या कंसेप्ट आते हैं। देखिए इसमें न्यूमेरिकल भी है, आप लोग बुक से भी टैली कर सकते हो। एक इसमें ना एप्लीकेशंस मिलेंगी। एप्लीकेशंस किसकी, भाई फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो आपने पढ़ा, आइसोबार जो आपने पढ़ा, इनकी ना एप्लीकेशंस मिलेंगी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट। तो उनकी एप्लीकेशंस भी आपके पास एक बार डिस्कस करनी है कि सर हमारे पास कौन कौन से एडजॉर्प्शन आइसोथर्म मिल रहे हैं, उनको हम लोग किस किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। तो इनके जो आपके पास एप्लीकेशंस की बात करो तो आप कह सकते हो सर यूजेस, एप्लीकेशंस की बात करो तो आप कह सकते हो सर यूजेस, कि भाई एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, या हम लोग बात कर रहे हैं एडजॉर्प्शन की, उसके क्या क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ वो आपके पास बेनिफिशियल है। तो ये लास्ट में आपको 10-12 दे रखे हैं, आप उनको टैली कर सकते हो। फिर भी अगर एक दो मैं बताना चाहूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली बात तो ये आपके पास क्लियर हो गया, ये सारी चीजें क्लियर करके चलनी है, ध्यान रखना, छोड़ना नहीं है कुछ भी, छोड़ोगे तो फंस जाओगे। तो वहां पर आपके पास अलग अलग फेज में दे रखे हैं, अलग अलग बुकों में अलग अलग तरह से डिफाइन कर रखा होगा, इसलिए फिर मैंने आपके पास डिफाइन किया था कि आपको थोड़ा सा टैली करने में दिक्कत ना हो कि फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है, केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है, किस तरह से इसको डिफाइन कर रहे हैं। अगर आप बात कर रहे थे किसकी, मैं बात कर रहा था अभी आइसोबार की, तो आइसोबार मैंने आपको बता दिया, ग्राफ के बारे में पूछेगा। अगर हम लोग बात करते हैं एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज की, तो सॉल्यूशन में आपके पास नेगेटिव एडजॉर्प्शन और पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, इनके बारे में जिक्र किया था, ठीक है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। और यदि अगर आप बात करते हो एप्लीकेशन की, तो गैस मार्क्स देखा होगा आपने, आजकल चल रहा है बहुत ट्रेंड में कि भाई आपके पास जो गैस मार्क्स है हम लोग जो यूज करते हैं आजकल, 3 प्लाई 4 प्लाई चल रहे हैं, तो वो भी किसका काम करता है, वही एडजॉर्प्शन का काम करता है। आजकल टेस्ट नहीं करते गैस मार्क्स पहन के, बोले टेस्ट करना है कि भाई कैसा है कैसा नहीं है, तो वही फूक मार के देखो, अगर वो लाइटर या कोई भी चीज़ आपने जला रखी है, माचिस की तिल्ली बुझ जाए, तो गैस मार्क्स है, मैंने वो परफेक्ट गैस मार्क्स है, यानी वहाँ पर आपके पास कोई वायरस एंटर नहीं कर सकता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे, जैसे गैस मार्क्स हो गया आपके पास, और टैली करें तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए आपके पास, और बात करें तो सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस के लिए, क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस के लिए, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, आपके पास जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम लोग इन्हीं एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। डाई आपने सुना होगा, डाई नहीं करते क्लोथ को, कपड़ों को डाई करते हैं, वो भी यही कंसेप्ट है। तो वहाँ छोटे छोटे आपके पास ना कंसेप्ट दे रखे हैं, जहाँ आपको बता रखा है कि भाई एडजॉर्प्शंस के जनरली एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो 10-12 एप्लीकेशंस हैं, जनरल एप्लीकेशंस हैं, जो आप लोग घरेलू लाइफ में, घरेलू यानी डेली लाइफ में आप लोग करते हो। तो उन एप्लीकेशंस को एक बार पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है, कोई चीज़ रह ना जाए। अगर वो चीज़ पढ़ रहे हो तो आप एनसीईआरटी से पढ़ो, एनसीईआरटी से कोई भी चीज़ आपके पास रहनी नहीं चाहिए लाइन टू लाइन, ताकि वो यूजेस ही है एक तरह से। आपसे कोई पूछ लिया एडजॉर्प्शन की यूजेस बताओ, तो अभी करंटली चल रहा है गैस मार्क्स, बड़ा ट्रेंड में चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनको आप लोग वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए है आपके पास, और भी अगर बात करें कि भाई क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन के, काफ़ी चीज़ें आएंगी, तो वो वहाँ से एक बार टैली करना है, ठीक है। अगर आपको टाइम ना लगे कि भाई ऐसा कि भाई सर नहीं हो रहा है या नहीं बातें बन रही, तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो कि सर आप एक बार, ठीक है, इसको थोड़ा सा टाइम लेके बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो 3 चीज़ें आपको करनी है, फिजिकल केमिकल एडजॉर्प्शन डिफरेंस, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसोबार।
पूरा नोट करो, अच्छे से लिखो, ग्राफ का एक एक एक्सप्लेनेशन आप लोग टैली करके चलना वहाँ से, ठीक है। एप्लीकेशंस में कम से कम 5 एप्लीकेशंस आपको पता होनी चाहिए। जो एप्लीकेशंस कुछ अननोन हो तो उसको छोड़ देना। जैसे आपके पास, आपको पता है भाई सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, तो इसमें आप लोग यूज़ कर सकते हो। ड्राइंग क्लॉथ, जो आप लोग के पास डाइंग ऑफ क्लॉथ की बात करोगे, भाई क्लॉथ को हम लोग जो ड्राई क्लीन करते हैं या उसको आपके पास क्या करते हैं, कलर करते हैं, उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आपके पास गैस मास्क हो गया ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए। तो 4-5 तो मैंने ही बता दिया आपके पास, तो इनको आप टैली करोगे आई होप। और टैली करने के बाद हम लोग आगे चलेंगे, तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप लोग यूज़ कर रहे हो वो बातें मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपको कहीं लगता हो कि भाई आप कह रहे सर मेरे को ये चीज़ नहीं मिल पा रही या कुछ ऐसा नहीं हो रहा, तो आप मेरे से टैली कीजिए और इसके क्वेश्चंस को जरूर टैली कीजिएगा। क्वेश्चंस नहीं छोड़ने, क्योंकि क्वेश्चन आगे जाके अंबार लग जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास। तो आई होप आप इनको कर लोगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।